विद्या वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि, निबंधकार और संपादक थे। आज हम उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विषय में आचार्य शुक्ल और अन्य प्रमुख विद्वानों के अनुसार अध्ययन करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का परिचय। उपनाम हरिऔध, मूल नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, जन्म 15 अप्रैल 1865, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और निधन 16 मार्च 1947, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में 1865 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया था। उनके कार्य जीवन का आरंभ मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में हुआ और बाद में कानूनगो के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद फिर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। उनकी प्रतिष्ठा खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों के रूप में है और इस क्रम में उनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। यही कृति उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि का भी कारण है। हिंदी के 3 युगों भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग में विस्तृत उनका रचनात्मक योगदान उन्हें हिंदी कविता के आधार स्तंभों में से एक के रूप में स्थान दिलाता है। काव्य के साथ ही उन्होंने गद्य विधा में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। वस्तुतः आरंभ में वे नाटक और उपन्यास की ओर ही अधिक प्रवृत्त हुए थे, लेकिन उनकी प्रतिभा का विकास मूलतः कवि के रूप में ही अधिक हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश बोलचाल, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पारिजात, कल्पलता, उपन्यास, ठेठ हिंदी का ठाठ इत्यादि, आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इत्यादि, संपादन, कबीर वचनावली। वह 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे थे। उन्हें प्रिय प्रवास के लिए मंगला पारितोषिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 16 मार्च 1947 को 76 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मज चुकी थी। सन 1957 से पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरिक प्रचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1957 में उन्होंने जो कविता पढ़ी, उसके ये चरण मुझे यानी शुक्ल जी को अभी तक याद हैं। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग से कविता करते रहे। जब पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य अपनी भाषा संबंधिनी पटुता से उस हदों तक पहुंचाकर दिखा चुके थे, उस शैली की ओर बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन है। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजू मंजुल पेशल आदि से बीच बीच में जटिल अर्थात चुना हुआ होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना इस बात से साफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ तो नहीं समझते, यद्यपि द्विवेदी जी
उनके अनुयायियों सहित जब संस्कृत वर्ग के मार्ग पर बहुत दूर चले जा चुके थे, तब उपाध्याय उस पर आए और वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। किसी प्रकार की रचना की हद पर चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट न हो, पहुंचकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ियां बांधी हैं कि हिंदी की या ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है, यानी पांडित्य प्रदर्शन उन्होंने सर्वत्र नहीं किया है, आसान भाषा में भी कविता की रचना की है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ी है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह, वेदना और क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है। जैसा कि इनके नाम से ही प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या, अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सकता है किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है, वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी में शायद करील का नाम छूट गया है। दो प्रकार के नमूने उद्धृत करके हम आगे बढ़ते हैं। रूपोद्यान प्रफुल्ल का प्राय कलिका राकेंदु बिंबानन, धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाभ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई दूसरा वार आया। यूं ही बीती विपुल घटिका और कई बार बीते, आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की भाषा की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा और बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची, जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौपदे का एक पद्य दिया जाता है। क्यों पल पीस कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी विशेषता है। इससे शब्द भंडार पर उनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और कल वैदेही वनवास, जिसे ये बहुत दिनों से लिखते चले आ रहे थे, अब छप रहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। पुरातन संस्कृति का पुनरुत्थान, देश के वर्तमान युवक का उचित मार्गदर्शन तथा कविता में उपदेशात्मक वृत्ति को इन्होंने आराम से ही अपना ध्येय रखा है। इनके काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे इत्यादि इत्यादि। इन्होंने प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा है, जो कि प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिकाओं के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिऔध ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। महाकाव्य की दृष्टि से भी एक सफल ग्रंथ है। इसकी दूसरी उल्लेख रचना है रस कलश। यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस स्वरूप और रस प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन है। नायिका भेद और ऋतु वर्णन के अंतर्गत इन्होंने कुछ मौलिक स्थापनाएं भी की हैं। इनके द्वारा नव निर्धारित नायिकाओं में पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि प्रमुख हैं। द्विवेदी युगोत्तर काल में रचित वैदेही वनवास भी एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। यद्यपि कथानक के अपेक्षाकृत संक्षिप्त होने के कारण राम का शक्ति, सौंदर्य और शील समन्वित चरित्र नहीं उभर सके हैं, फिर भी इसका महत्व अक्षुण्ण है। अपनी करुण सरलता में यह काव्य द्वितीय है। हरिऔध जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की हैं। यह आपकी विशेषता है। ब्रजभाषा में रस कलश की रचना हुई तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास की खड़ी बोली में। इनके काव्य में एक और सरल और प्रांजल हिंदी का निरलंकार सौंदर्य है
और दूसरी ओर संस्कृत की अलंकारिक समस्त पदावली की छटा भी विद्यमान है। एक स्थान पर मुहावरों और बोलचाल के शब्दों की झड़ी लगी हुई है, तो दूसरी जगह उन्हें तिलांजलि दे दी गई है। कहीं वर्णनात्मक शैली का अजस्र प्रवाह है, तो कहीं चित्रात्मक शैली का चमत्कार। इन्होंने द्विवेदी युगीन भाषा की कर्कशता में सरसता का संचार किया है। वास्तव में खड़ी बोली को काव्योपयुक्त बनाने में वे अग्रगण्य हैं। इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया आदि के साथ साथ संस्कृत के वर्ण वृत्तों में काव्य रचना की है और इनको सभी में समान रूप से सफलता मिली है। छंदों और भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने को इनमें अद्भुत सामर्थ्य है। इनकी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण हिंदी संसार में इन्हें कवि सम्राट के रूप में स्मरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर हिंदी जगत ने इनको यथोचित सम्मान दिया। नागरिक प्रचारणी सभा आरा ने अभिनंदन ग्रंथ प्रदान कर इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इनकी काव्यशैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है। यशोदा का विरह कैसा सहृदय और संवेद्य है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। उपर्युक्त पद्यों में खड़ी बोली का सहज रूप मिलता है, किंतु प्रिय प्रवास में कहीं कहीं उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया है। इसी प्रकार चुबते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में रचित सफल काव्य कृतियां हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध अनुशासन की धारा का व्यवस्थित नेतृत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, पर इस धारा के पहले बड़े कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जा सकता है। न केवल यह आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है, वरन इसमें एक नई और आधुनिक दृष्टि का उपोद्घात मिलता है। मनुष्य और परम तत्व के बदलते हुए रिश्तों की समीक्षा के क्रम में हमने लक्षित किया था कि आधुनिक काल में मनुष्य संपूर्ण रचना और चिंतन के केंद्र में है। ईश्वर और व्यक्तिगत आस्था का विषय चित्रण का नहीं। इस दृष्टिकोण की पहली सशक्त उद्घोषणा प्रिय प्रवास के रचना विधान में तो मिलती ही है, कृति की लंबी भूमिका में भी कवि ने इसको बराबर बताया है। ग्रंथ का विषय शीर्षक के अंतर्गत हरिऔध लिखते हैं, मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। इस रूप में हिंदी मानस अब विचार के साथ साथ संस्कार में भी आधुनिक ऐहिकता की ओर अग्रसर दिखता है। पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि में यह पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसका प्रभाव रचना के समूचे विधान में परिलक्षित होता है। राधा प्रिय प्रवास में संपूर्णतः विरैणी ही नहीं है, अपने इस निजी दुख को सारे समाज के दुख में विलीन कर देती हैं और समाज सेवा का व्रत लेती हैं। शताब्दियों से चले आते राधा के चरित्र में यह एक सर्वथा नई भंगिमा हरिऔध ने उकेरी है। व्रत और चरित्र में हरिऔध ने एक और परिवर्तन किया है और खड़ी बोली के संबंध में ऐसे ही मौलिक प्रयोग उन्होंने किए हैं। स्मरणीय है कि इस समय तक यह विवाद का विषय था कि कविता खड़ी बोली में लिखी जाए या ब्रज में। स्वयं हरि और दोनों आधार बोलियों का प्रयोग कर रहे थे। रस शास्त्र के संबंध में उन्होंने अपने ग्रंथ रस कलश में उदाहरण के रूप में ब्रजभाषा में लिखा है, पर नए युग की अभिव्यक्ति के लिए वे खड़ी बोली को ही स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं। प्रिय प्रवास की भूमिका में उन्होंने अपना मत दिया है। अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि समय का प्रवाह खड़ी बोली के अनुकूल है। इस समय खड़ी बोली में कविता करने से अधिक उपकार की आशा है, अतएव मैंने भी प्रिय प्रवास को खड़ी बोली में ही लिखा है। वास्तव में बात यह है कि यदि उसमें कांतता और मधुरता नहीं आई तो यह मेरी विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। एक बड़े सिद्धांत की चरितार्थता के लिए स्वयं अपने को छोटा करके मानना हरिऔध के काव्य व्यक्तित्व की विराटता का ही सूचक है। खड़ी बोली के पक्ष को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में उसके कई रंग प्रस्तुत किए हैं। संस्कृत
वृत्तों में नितांत तत्सम पदावली प्रिय प्रवास में प्रयुक्त की, तो एकदम बोलचाल की खड़ी बोली अपने चौपदों में। एक सिरे पर भाषा का रूप था रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना, तो दूसरी ओर मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। धन्यवाद। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हरिऔध जी ने ब्रजभाषा और संस्कृत निष्ठ पदावली दोनों का ही प्रयोग अपनी अपने विविध ग्रंथों में किया है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, यदि खड़ी बोली में कोई कमी निकालता है तो वो मेरी भाषा या मेरे प्रयोग की कमी हो सकती है। खड़ी बोली में कोई कमी नहीं है, यही आगे की भाषा बनेगी। इस प्रकार के संकेत उन्होंने दिए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, प्रोफेसर शर्मिला सक्सेना।